नमस्कार। समष्टि अर्थशास्त्र की इसी कड़ी में हम समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे कि जो मैक्रो इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्टैटिक है इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। पहले हमने समष्टि स्थितिकी के बारे में पढ़ा था कि वो किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो, ये विश्लेषण की वह शाखा है, विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन, समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्थापित दो अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है, ठीक है। यानी कि अगर इकोनॉमी में किसी भी चरों में, जैसे कि मान लो हमने देखा था कि दो प्रकार के फंक्शन देखे थे हमने, कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। हमने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड है वो सी और आई का कॉम्बिनेशन है ना। अगर या तो सी में चेंज आता है ना, जिसको कि हम डेल्टा सी से दिखाएंगे, या फिर आई में चेंज आता है जिसे हम डेल्टा आई से, आई मीन्स विनियोग, है ना, या निवेश में परिवर्तन को किससे दर्शाओगे, डेल्टा आई से, और उपभोग में परिवर्तन को कैसे दिखाओगे, डेल्टा सी से, है ना। किसी भी वजह से अगर कोई चेंज आता है चरों में तो उसके द्वारा स्थापित नया संतुलन, देखो पहले हम एक संतुलन पे थे, है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जब हमने कर्व बनाया तो हमारी एक राष्ट्रीय आय निर्धारित हुई थी। जैसे अगर हम थोड़ा उसको दोबारा ड्रॉ करने का प्रयास करें तो एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन 45 डिग्री, है ना, इसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, ठीक है, एक्स वाई। और एग्रीगेट डिमांड जो फंक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, जो कि सी और आई का योग है, ठीक है। अगर हम ये पाते हैं कि ये जो संतुलन स्थापित हुआ था पहले, है ना, जिसे हमने वाई टी से डिनोट किया था, ठीक है, तो ये जो संतुलन था इसको हम पढ़ते हैं समष्टि स्थितिकी में, ठीक है। लेकिन जब इन चरों में, है ना, या तो डेल्टा सी की वजह से या डेल्टा आई की वजह से, या अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें कि हम देखते हैं कि सी प्लस आई प्लस जी, है ना, तो उसमें अगर जी है तो जी में चेंज आएगा तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे, डेल्टा जी से, है ना। यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जब चेंज आ जाएगा तो किसी भी चर की वजह से जब ये संतुलन अवस्था चेंज होगी, है ना, तो ऑब्वियसली ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है अगर इसमें हम थोड़ा सा चेंज शामिल कर देते हैं तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे कि हम AD1 कहेंगे, है ना। यानी कि C प्लस आई प्लस, अब देखो मान लो अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से ये संतुलन आगे बढ़ा है ना, डेल्टा आई, है ना, तो उसको हम किससे दर्शाएंगे, डेल्टा आई से दर्शाएंगे, है ना। तो इस वजह से जब ये संतुलन जो कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है तो हमारा जो नया संतुलन बिंदु है वो वाई टी की बजाय वाई टी 1 पर शिफ्ट हो जाता है ना। इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसको हम E1 से, नई संतुलन जो स्थिति मिलती है। और ये जो डिफरेंस है दोनों का ये क्या कहलाता है, डेल्टा आई, है ना, इन्वेस्टमेंट में चेंज। तो इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज होने की बजाय आय में चेंज हमारा इतना हुआ है ना, डेल्टा वाई लिख सकते हैं इसको। तो ये रिलेशन हमने देखा था, एक मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं, मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर की, है ना। तो गुणक और त्वरक, ठीक है, गुणक और त्वरक, ये गुणक होता है। अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज किया, उस वजह से अगर आय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो इसको कैसे डिनोट करोगे, डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई, है ना। तो ये क्या कहलाता है, मल्टीप्लायर, इसको के डिनोट करते हैं। तो कीन्स ने ये दिया था सिद्धांत
है ना, काफ़ी यूज था इसका। तो कीन्स ने सिद्धांत दिया था कि अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से आय में अगर चेंज आता है तो वो जितने गुना चेंज आएगा वो क्या कहलाता है, गुणक कहलाता है, मल्टीप्लायर कहलाता है ना। इसका जस्ट उल्टा होता है एक्सीलरेटर। उसका एक वीडियो बना हुआ है, आपको मिल जाएगा इसमें यूट्यूब चैनल पे। सो वापस टॉपिक पे आते हैं कि हमने देखा कि ये जो चेंज है ना, डेल्टा आई है, तो इसकी वजह से जो ये संतुलन बिंदु चेंज हो गया, नया संतुलन बिंदु पे पहुंच गए हम। तो ये जो ई और E1 है ना, इनका, इन दो संतुलन बिंदुओं का तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक है ना, इनकी तुलना करके पढ़ना है ना, तुलनात्मक विश्लेषण, यानी कि इस जगह कंजप्शन कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है, E1 पे कंजप्शन इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना उसमें चेंज आया है ना, कितनी एम्प्लॉयमेंट है, या जो भी इन दोनों के बीच में जो कंपैरेटिव सिचुएशंस बनेगी उसका विश्लेषण अगर हम करते हैं तो वो समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी कहलाता है ना, स्थैतिकी कहलाता है। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला डिराइव करें, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि अगर हमारा जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, जिसको कि हम y से भी डिनोट कर सकते हैं, C प्लस आई प्लस जी, है ना, हमने 3 सेक्टर इकोनॉमी ली थी जब हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकाला था, है ना। जैसे कि ये रहा, है ना, इधर देखो कि जैसे अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो उस 3 सेक्टर इकोनॉमी में हमने देखा था कि सी की जो वैल्यू है ना, सी को हम कैसे डिनोट करते हैं, सी फंक्शन जो है वो, उसमें एक स्थिर कंपोनेंट रहता है और उसमें एक स्लोप रहती है उसकी, है ना, जिसको कि हम MPC बोल देते हैं, बी बोल देते हैं, या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोल देते हैं। ठीक है, तो ये A प्लस BY है ना, Y उसकी इनकम हो गई। तो इस C को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, और I और G हमने देखा था ये दोनों क्या रहते हैं, स्थिर कंपोनेंट रहते हैं ना। तो इसमें हम चेंज करके वापस इसको थोड़ा देखेंगे कि जैसे y इज इक्वल टू, अब C हमने देखा कि C के A भी, इसको A बार भी लिख देते हैं कई बार, इसी को ही स्मॉल c बार भी लिख देते हैं। बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कैसे भी डिनोट कर सकते हो, है ना। आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना साइड में कि ए या जो ये C है, A बार या C बार है, ये क्या है, ये स्वायत्त उपभोग है ना। क्या है ये, स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग क्या होता है, जब आपकी आय 0 है, जब आपकी इनकम 0 है, तो जितना उपभोग आप कर रहे हो वो उपभोग आपका क्या कहलाता है, वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो C बार प्लस BY, है ना, C की जगह उसका फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो I है वो क्या है, स्थिर रहता है ना, और G है वो भी क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, अब इसकी जगह अगर हम नया अपना जो फंक्शन है जो हमने डेराइव किया कि जो C और I की बजाय अब की बार हमने I में चेंज भी लिया है ना, इसमें हमने I में चेंज को भी इसमें रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस I बार प्लस डेल्टा I। ठीक है, I बार और डेल्टा I हमारा नया कंपोनेंट है, ताकि हम संतुलन जो बिंदु है उसमें चेंज देख सकें, है ना, ताकि उनकी तुलना कर सकें। तो और G बार। ठीक है, अब इसको हम y को एक तरफ ले जाएंगे, y माइनस BY इज इक्वल टू C बार प्लस I बार प्लस डेल्टा I प्लस G बार। ठीक है, वापस से इसका अगर सोल्व करेंगे हम तो y कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस B इज इक्वल टू सेम सारा समीकरण, सॉरी डेल्टा G नहीं, डेल्टा I है ना, डेल्टा I और G बार। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, y को एक साइड पर रहेगा और 1 माइनस b को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो इसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, और जो इस सब को हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में रख देंगे, क्योंकि ये सारे स्थिर कंपोनेंट हैं। ठीक है, ये सारे स्थिर कंपोनेंट हैं और ये एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है, इसको जब हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो लास्ट जब हमने जो इक्वेशन ली थी उसमें हम देखा था कि जो A है वो 50 है, B जो है 0.8 है, I उसका 100 है और G अगर 50 है। अगर हम ये मान लें
कि जो डेल्टा आई है जो हम ये देख रहे हैं वो अगर 50 है ना, तो ये इस संतुलन में क्या चेंज आएगा, है ना। हमने देखा था कि इन सब के गिवन होने पर ये अगर सारा गिवन है तो हमारा जो संतुलन बिंदु 1000 करोड़ पे डिसाइड हुआ था ना, जो राष्ट्रीय आय हमारी डिसाइड हुई थी वो 1000 करोड़ डिसाइड हुई थी, है ना। तो अब हम देखेंगे कि 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट चेंज करने पर, है ना, क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो हम सारी इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी क्वांटिटी को। बी जो है वो है 0.8, ठीक है, और सी बार हमारा था 50 करोड़, आई था हमारा 50 करोड़ 100 करोड़, है ना, प्लस जी हमारा चेंज कितना था इन्वेस्टमेंट में 50 करोड़, और जी हमारा था 50 करोड़, है ना, जी हमारा 50 करोड़ था। तो इन सब को हमने वापस सब्स्टिट्यूट किया तो 1/0.2 और ये हो जाएगा हमारा 250, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा 5 × 250, ठीक है, जो कि हमारा रहेगा 1250 करोड़, ठीक है। हमारी जो नई संतुलन आय है वो कितनी हुई, 1250 करोड़ हो गई, जो कि पहले YT थी, नई YT 1 हो गई, है ना। YT थी हमारी 1000 करोड़, अब वो 1000 करोड़ से बढ़ के हमारी इनकम कितनी होगी 1250 करोड़। अब इन दोनों का जो कंपैरेटिव, है ना, जो संतुलन हमारा नया हुआ है उसका तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है, कंपैरेटिव स्टैटिक कहलाता है ना, तुलनात्मक स्थितिकी कहलाता है। अब ये चेंज आया किस वजह से, सिर्फ जो डेल्टा आई है ना, डेल्टा आई जो है कितना था 50 करोड़, हमने देखा इसकी वैल्यू हमने पुट करी। डेल्टा आई 50 करोड़ करने से हमारी आय में चेंज कितना हुआ 250 करोड़, है ना, डेल्टा आई, है ना, डेल्टा वाई में चेंज कितना हुआ 250 करोड़, है ना। तो इससे हमारा आइडिया लग रहा है कि जो हमारा गुणक था, है ना, गुणक जो कि कीन्स ने अवधारणा दी थी, वो गुणक हमारा कितना है 5 गुना हो जाएगा, है ना। 50 से 250 हो रहा है तो 50 × 5 = 250। तो ये जो गुणक की अवधारणा है ये बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कीन्स ने। इस तरीके से हम नया संतुलन बिंदु देख सकते हैं इकोनॉमी में, कैसे नया संतुलन प्राप्त होता है ना, और किस तरीके से गुणक काम करता है। इस तरीके से ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम प्रावैगिक विश्लेषण के ऊपर डिस्कशन करेंगे, डायनेमिक एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। ओके।